हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 29 है, जिसके अंतर्गत हम लोग ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। साथियों, घटनासार का जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है उसका वीडियो भी जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। उसका जो वन लाइनर करंट अफेयर था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब विस्तृत जो करंट अफेयर है उसको कल से जो है अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोग वह देखना चाहते हो तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख ले, आप लोगों को उसका बेनिफिट जो है ज़रूर मिलेगा। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरातात्विक जो खुदाई हुई है उससे जो है हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता जो एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है और इस सभ्यता द्वारा प्राप्त लिपियों का वाचन अभी भी नहीं हो सका है, अर्थात यह सभ्यता जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके द्वारा जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अतः जो सभ्यता है इसे समेत अनेक पुरास्थलों से प्राप्त जो पुरावशेष हैं वो हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, जिसे सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड आदि पुरातत्वविदों द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। और यह लोग कुछ है जैसे गार्डन चाइल्ड हो गए, मार्शल हो गए, इनका मानना है कि सैन्य सभ्यता की जो उत्पत्ति है मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता से हुई है, जो कि यह गलत है। जबकि क्योंकि सैन्य सभ्यता की जो उत्पत्ति है वह बाहर से न होकर के भारतीय मतलब जो है यह स्थानीय सभ्यता थी, अर्थात जो है भारत में ही उसका उद्भव हुआ था और विकास हुआ था, पतन हुआ था। ठीक है, तो यह जो है याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानने का जो मूल स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हैं उससे हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा जो है एकमात्र हड़प्पाई नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। नहीं तो वैसे तर ज़्यादातर या सभी जो हड़प्पाई स्थल है या नगर है वह 2 भागों में विभक्त होते थे। एक होता था अपर टाउन, एक होता था लोअर टाउन, जबकि जो धौलावीरा है वह 3 भागों में विभक्त है और इसमें एक और है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धौलावीरा हड़प्पा नगर का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? अश्वपति जो है यह केकय के शासक थे। उपनिषद शब्द का उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप एवं निष का अर्थ होता है बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में वर्णित राजाओं में पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली, केकय के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक और काशी के राजा अजातशत्रु की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की जो मूल लिपि है साथियों वो है ब्राह्मी। ऑप्शन डी जो है वह सही है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की जो उनका गृह त्याग है उसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है उन्हें महापरिनिर्वाण कह सकते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का जो पहला प्रबोधन है उसे प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और गृह त्याग की जो घटना है वह महाभिनिष्क्रमण है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, तो दूसरे नंबर पे पहले ए आ जाएगा, दूसरे पे ए आ जाएगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, उस दुख को समाप्त करने का उपाय है और उस दुख निरोध का एक मार्ग भी है। तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। इसको जो है आपको सही सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका सप्त पैगोडा। ठीक है, फिर आ जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर आ जाएगा गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, देखिए सप्त पैगोडा जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया था 640 से 674 ईस्वी के मध्य हुआ था। 640 से
674 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ था 674 से 800 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है इसका निर्माण जो है राजराज फर्स्ट द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इसके बाद में जो है इसका निर्माण किया गया था बृहदेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण किसके द्वारा, इसका निर्माण जो है राजराज फर्स्ट द्वारा कराया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट द्वारा। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ये टुट्वारियम जो है इसके द्वारा प्रशासन उद्यान प्रशासन का कार्य देखा जाता था और यह चोल शासन से संबंधित था। ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह देखिए पाणिनि की रचना क्या है, यह कुछ रचना दी गई है। ठीक है, और यह व्यक्ति दिए गए हैं, तो किसके द्वारा किसकी रचना की गई उससे आपको सुमेलित करना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी, चाणक्य अर्थशास्त्र और कल्हर राजतरंगणी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम से संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मन और कीर्तिवर्मा, इनको जो है सही सुमेलित करना है, मतलब जो है बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे आपके यशोवर्मन, फिर आ जाएंगे धंग, उसके बाद विद्याधर, फिर रवि कीर्ति या कीर्तिवर्मा। ऑप्शन ए जो है वह सही है। इसमें जो यशोवर्मन का शासनकाल है साथियों, यशोवर्मन का शासनकाल 930 से 950 ईस्वी तक था। ठीक है, और धंग का जो शासनकाल है वह 950 से 1200 ईस्वी था। 950 से 1029 ईस्वी धंग का शासनकाल था। विद्याधर का शासनकाल 1019 से 1029 तक था। विद्याधर जो है इनका शासनकाल था 1019 से 1029। ठीक है, और कीर्तिवर्मा का शासनकाल 1060 से 1100 ईस्वी, इनका शासनकाल 1060 से 1100 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किसके द्वारा अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। तो इसका और इसका शासनकाल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक था। ठीक है, और इसने 2 अशोक स्तंभ, एक मेरठ और टोपरा, इनको जो है वहाँ से दिल्ली मंगवाया था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, रेहला, तबकाते नासरी, इन सबको जो है सुमेलित करना है आपको। तारीख़ हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। तारीख़ दिल्ली की रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। रेहला की रचना इब्न बतूता ने की थी और तबकाते नासरी की रचना मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन ने की थी। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें शमा कहा जाता था, इसके शौकीन थे। आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अकबर द्वारा जजिया की समाप्ति कब की गई थी। इबादत खाने का निर्माण कब किया गया था। मजहर पर हस्ताक्षर कब किया था इसने, और दीन इलाही की स्थापना कब किया था। इसका जो सही आंसर साथियों, सबसे पहले अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। यह कब किया गया था, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इबादत खाने का जो निर्माण है यह करवाया था अकबर ने 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। मजहर पर हस्ताक्षर कब किया गया था, इसने मजहर पर 1579 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। 1579 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। और इबादत दीन इलाही की स्थापना कब किया था, 1500
1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में, इबादत खाने का निर्माण 1575, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, कूट से सही आंसर का आपको चयन करना है, इसको भी सही रूप से सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? जहांगीर आएगा, जिसका शासनकाल था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी, 1605 से 27 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक था। इसका 1719 से लेकर के 48 तक था। ठीक है, उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली, जो जिसका शासनकाल था ये जनवरी 1761 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, 1761 तक इसका शासनकाल था। और बहादुर शाह द्वितीय जो है, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर के 1857 तक इसने शासन किया था। 1837 से लेकर के 1857 तक इसने शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसकी वजह क्या थी? इसकी जो मुख्य वजह थी वह थी अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, जिस वजह से जो है यह जो फ्रांसीसी है दक्कन में अपनी शक्ति आंदोलन को स्थापित करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो मराठा पेशवा था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने इसके द्वारा कब 1802 ईस्वी में बसिन की संधि द्वारा इसने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। नेक्स्ट, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले किस राज्य द्वारा विलय किया गया था, उसके बाद किसने किया था, उसके बाद किसने। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले जो विलय किया गया था वो किया गया था सतारा द्वारा। 1848 ईस्वी में सतारा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सतारा के बाद है आपका उदयपुर। उदयपुर ने 1852 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उदयपुर। और उसके बाद जो है आपका कौन है? बघाट है। बघाट ने 1850 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया था और झांसी ने 1853 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दिए गया इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश काल में भारत का जो व्यापार संतुलन है वह अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? कूका विद्रोह, पावना विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। यह जो है कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो कुकी विद्रोह जो है साथियों वह मणिपुर त्रिपुरा वाले क्षेत्रों में कुकी विद्रोह हुआ था, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे कुकी विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह जो है यह पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था आपके बंगाल में। और बिरसा मुंडा जो है यह बिहार में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसमें जो है गलत चुनना है। यह समाचार पत्र है और यह इसके संस्थापक हैं। देखिए, अल हिलाल की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। न्यू इंडिया की रचना की थी एनी बेसेंट ने, यह भी सही है। और संवाद कौमुदी की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और तहजीब उल अखलाक की रचना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि तहजीब उल अखलाक की रचना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी, न कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देवबंद आंदोलन का प्रारंभ जो है वह 1866 ईस्वी में की गई थी। और इसे प्रारंभ किसने किया था?
इसे दो व्यक्तियों ने मिलकर के प्रारंभ किया था, कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननौतवी द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? बताइए किसने किया था? यह जो है चितरंजन दास द्वारा किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में जिसमें अरविंद घोष को जेल में बंद किया गया था, उसमें चितरंजन दास ने इनके वकील के रूप में कार्य किया था। कह सकते हैं कि इनकी सुनवाई जो है या इनका केस चितरंजन दास द्वारा लड़ा गया था और इन्होंने बहुत चतुराई से इनको जेल से बरी करा लिया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो आर्थिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, यह भी सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह गलत है, क्योंकि इसका जो स्वदेशी आंदोलन का विस्तार है यह बंगाल के बाहर भी हो गया था। ठीक है, बंगाल के बाहर ये जो बिहार वाला क्षेत्र है, झारखंड और पंजाब, मतलब उसके बाहर भी व्यापक स्तर पे इसका जो है फैलाव हो गया था। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था वह कानून जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले घटित हुई थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आपके कह सकते हैं कि यह भी एक कारण था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। एक तो कारण ये था कि वहाँ पे दो जो क्रांतिकारी थे सैफुद्दीन कीचलू और एक जो थे वहाँ पे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनके समर्थन के लिए जो है जलियांवाले बाग में जनसभा का आयोजन किया गया था और एक ये था कि रॉलेट एक्ट का विरोध भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? सबसे पहले आता है लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर लिटिल बियर लेक। ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्लीवलैंड जो है लोहा और इस्पात के लिए फेमस है, डेट्रायट मोटर गाड़ी के लिए, मैनसाम्बी रेंज जो है वह किसके लिए है? मैनसाम्बी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए, यह गलत है। और फिलाडेल्फिया जो है पोत निर्माण के लिए फेमस है। ए बी और डी सही है जबकि सी गलत है, क्योंकि मैनसाम्बी रेंज अमेरिका में स्थित है जो कोयला नहीं लौह अयस्कों के लिए फेमस है। ठीक है, मैनसाम्बी जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है, न कि कोयला के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना अधिक नस्ली और जातीय विविधता है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है, यह कथन तो सही है, लेकिन पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वह उर्दू है जबकि अधिकांश लोग बोलने में किसका? पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें कुछ निर्जातीय समूह दिए गए हैं, एथनिक, और कुछ देश दिया गया है। तो कौन सा समुदाय जो है किस देश में निवास करना है उसे आपको सुमेलित करना है। यहूदी लोग जो है इजराइल में रहते हैं। टेडा लोग का मूल निवास क्या है? इनका मूल निवास है लीबिया। बेजा या मिस्र के निवासी हैं और लूर जो है ईरान के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर जो घने वन है वह ज़्यादातर विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। विली क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। विली उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जैसे क्षेत्रों के नाम पर जो है चक्रवातों का नामकरण किया गया है। जैसे चाइना वाले क्षेत्र में जो है यदि चक्रवात आता है तो उसे टाइफून कहते हैं, अमेरिका वाले क्षेत्र में आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं, और भारत हिंद महासागर में आता है तो उसे चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास आए तो उसे विली कहते हैं। ठीक है, तो यह चक्रवात के स्थानीय स्थानों के नाम पर जो है इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है?
वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो 78.8% पाया जाता है, लगभग जो 79% के आसपास। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही सुमेलित करना है। स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? क्या कह सकते हैं कि हारमुज जल संधि किसके किसके मध्य है? हारमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा या दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, सही है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा, यह भी सही है। अगुलहास हिंद महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, जो कि गलत है। हम्बोल्ट जलधारा जो है यह जिसे पेरू की धारा भी कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर की धारा तो है लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, न कि उत्तरी प्रशांत महासागर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ओरोविले पुदुचेरी और वाडोंगा इंडोनेशिया और बट्टी कलोवा श्रीलंका। इसमें जो ऑप्शन बी है बैकानूर यूक्रेन, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित बैकानूर कास्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है, न कि यूक्रेन में। जबकि ओरीविले पुदुचेरी में स्थित है, बाडुंग इंडोनेशिया में और बट्टी कलोवा श्रीलंका में। नेक्स्ट, मैग्नॉट रेखा किस किस देशों के बीच स्थित है या किन देशों के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? मैग्नॉट रेखा जो है साथियों यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? कौन सा देश जो है स्थल अवरुद्ध देश है, उसे जो है आपको चयन करना है। स्थल अवरुद्ध देशों की बात करें साथियों तो इसमें अफगानिस्तान भी स्थल अवरुद्ध देश है, हंगरी भी स्थल अवरुद्ध देश है और स्विट्जरलैंड भी स्थल अवरुद्ध देश है। ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्न में से किस देश के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल की बाउंड्री किन देशों के साथ लगती है उसे आपको बताना है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन चारों देशों के साथ इजराइल जो है अपनी बाउंड्री साझा करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। हिंडाल्को पिपरी, नाल्को भुवनेश्वर में है, HCL खेत्री में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि बाल्को जो है यह है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, न कि रायपुर में। ठीक है, संगमरमर क्या है? संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित अर्थात रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? भारत का जो लौह अयस्क भंडार है साथियों वह धारवाड़ तंत्र से संबंधित है। ठीक है, गोंडवाना में कोयले की जो प्राप्ति होती है उसका 98% भाग जो है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड की चट्टानों से प्राप्त होता है। विंध्यन चट्टानें जो है यह चूना प्रधान मृदा के लिए फेमस है। ठीक है, और धारवाड़ जो है यह लौह अयस्कों के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? कपास के जो रेशे हैं साथियों यह बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अर्थात कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या जो है वह 20 है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह नदियाँ दी गई हैं और यह बांध दिया गया है। कौन सा बांध जो है किस नदी पर है इसे आपको सुमेलित करना है। ठीक, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और काकरापारा किस नदी पर है? काकरापारा बांध जो है यह ताप्ती नदी पर है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और जिसका अपवाह क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होता है और यह एक संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी।
3 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी से होकर के यह प्रवाहित होता है और यह दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पंचायतों का जो गठन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास का जो पहला स्थापित कार्यक्रम है वह राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका स्थापना कब किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे 1953 में अस्थायी कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो साथियों, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को और आंग्ल भारतीय समुदायों को जो प्रतिनिधित्व आरक्षण दिया जाता था, सीटों का रिजर्वेशन, वह अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है इसमें इसी का प्रावधान किया गया है। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय राष्ट्रपति द्वारा जो दो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, उसको हटा दिया गया है। तो आप लोग ये बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? एलएम सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है इसका संबंध पंचायतों से नहीं है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चुनाव सुधारों से, जबकि अन्य तीनों समितियों का संबंध पंचायतों से है, जिसमें से एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है वह किया गया था 1986 ईस्वी में। सादिक अली समिति का गठन कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है यह 1977 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और दिनेश गोस्वामी समिति जो किससे? चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधार से। दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसे कब पारित किया गया था? इसे पारित किया गया था 15 फरवरी 1985 को। ठीक है, और ये बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? अच्छा, मैं ही बता दे रहा हूँ, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। अनुच्छेद 362 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वह एक ही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचित सूची बनाए में कोई भी स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन जो है वह सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जेम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति दी गई है, अर्थात किस राज्य को विशेष स्थिति दी गई है या विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हैदराबाद और कर्नाटक को इसके अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? किसकी परिस्थिति जो है अन्य तीनों से भिन्न है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। बताइए यह भिन्न क्यों है? देखिए, क्योंकि सभी जो आयोग हैं उनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधानेतर निकाय है, जबकि अन्य का प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अन्य जो हैं यह क्या है? संवैधानिक निकाय है, जिनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, यह एक संविधानेतर निकाय है। इसे जो है एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को का गठन किया गया था, जबकि पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान आपको मिलेगा अनुच्छेद 338 ख में। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है।
निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। कौन कौन सा खतरा हो? जब भारत के किसी भाग को युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। ऑप्शन सी जो है यह सही है। आंतरिक उपद्रव जो इसमें शामिल नहीं है। आंतरिक उपद्रव पहले था इसमें शामिल, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। यह जो है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार क्या नहीं है? यह है आपको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है यह उच्च न्यायालय के पास नहीं है, जैसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर परामर्श ले सकता है। जबकि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें सही आंसर का आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा सही है, जबकि 2 और 3 जो 2 और 4 जो है वह गलत है। नेक्स्ट, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में की जाएगी? इसका वर्णन जो है किस में किया गया है बताइए? इसका वर्णन है साथियों आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। ऑप्शन डी जो है वह सही है। समान फोकस दूरी वाले कांच की 2 लेंस जिनमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कांच की जो समतल चादर है उसी की भांति इनका व्यवहार होगा। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कथन के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 जो है वह गलत है, जिसमें कहा गया कि ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत है, क्योंकि ध्वनि की जो गति है वह ठोस में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह उपकरण या यंत्र दिए गए हैं और यह मापन की राशियाँ दी गई हैं। ठीक है, एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है आपका धारा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का जो वाष्प में परिवर्तन होता है यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल का वाष्प में परिवर्तन हो गया और अगर वो भाप को हम कहीं कंज्यूम मतलब इकट्ठा कर लें और फिर भाप को जैसे हम ठंडा करेंगे फिर वह पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है जिसकी अवस्था परिवर्तित होती है और उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके, वह भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघल करके पानी बनना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो है जिसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके। जैसे यदि दूध से दही बन जाए तो पुनः हम दही से दूध नहीं बना जा सकते। यह क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका जो लोकप्रिय नाम है साथियों वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी जो है यह सही है। इसका कहीं कहीं पूछ लेता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है, जिंक कैलामाइन का, आयरन हेमेटाइट का। कॉपर जो है सिनेबार का अयस्क है, यह गलत है क्योंकि कॉपर या तांबा यह जो है क्यूप्राइट का अयस्क है न, ठीक है, न कि सिनेबार का। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? वर्मी कल्चर में जो वर्म का प्रयोग किया जाता है यह आपके अर्थवर्म अर्थात केचुए होते हैं। ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बचाता है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। ठीक है, देखिए लोहे की जो वस्तुएं हैं यह जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से अनाच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं, और यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यह पौधे द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी आपको कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। जड़ें जो हैं पानी की तलाश में बहुत लंबी हो जाती हैं, ठीक है, न कि मृदा के उच्च तापमान के कारण। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह विटामिन दिया गया है और रोग दिया गया है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं, ऑप्शन 3। टोकोफेराल की कमी से क्या होता है? बंधता होती है। और साइनोकोबालामिन की कमी से क्या होता है? साइनोकोबालामिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है। और पैरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है, कपड़ा धोने के सोडा में पोटेशियम पाया जाता है। यह गलत है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, न कि पोटेशियम। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले साथियों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।